हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और मेरा नाम है शिवम तिवारी। और अभी हमारी बैंकिंग सीरीज़ चल रही है, जो है 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। आज हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट होता है, एनआरआई अकाउंट एंड कोड्स यूज फॉर पेमेंट फैसिलिटीज़। ठीक है, हम जानेंगे एनआरआई के कौन कौन से बैंक अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। FCNR, NRI, NRO, DTAA जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक लाइक कवर करेंगे। ठीक है, और तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे टियर 1 से टियर सिटीज़ तक, NRI, बैंक अकाउंट्स फॉर NRIs, और उसके बाद से NRO, NRE, FCNRB अकाउंट, LIBOR, DTAA, SNRR और कुछ और इम्पॉर्टेंट NRI अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 5th भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, जिसमें टियर 1 से लेकर टियर सिटी है, या क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर्स दिए, पॉपुलेशन दी है। अब यहाँ पर क्या मतलब है, देखो RBI और बैंक्स ना, कौन, RBI, RBI और बैंक्स, RBI और बैंक्स इंडिया की सिटीज़ और टाउन्स को उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर टियर 1 से लेके टियर 6 तक, टियर 6 में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, जिसमें देखो टियर 1 का आपके सामने सारा लिखा हुआ है, टियर 2, टियर 3। टियर 1 में 1 लाख अबव, टियर 2 में 50,000 से लेके 99,999, टियर 3 20,000 से 49,000, टियर 4 10,000 से लेके 19,999, टियर 5 5,000 से 9,999 और टियर 6 में 5,000 से कम। ठीक है, अब देखो एक बार समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। टियर 1, जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 1 लाख या उससे ज़्यादा होती है, 1 लाख या उससे ज़्यादा होती है, उन्हें टियर 1 सेंटर कहा जाता है। जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 50,000 से लेकर 99,999 के बीच होती है, उन्हें टियर 2 कहा जाता है। जिन सिटी की पॉपुलेशन 20,000 से लेके 39,999 तक होती है, उसको हम टियर 3 में रखते हैं। टियर 4, लाइक जिन एरियाज़ की पॉपुलेशन 10,000 से 19,999 तक होती है, उन्हें टियर 4 कहते हैं। टियर 5, जिन सिटीज़ लाइक ये मतलब जो टियर 5 है, ये सिटीज़ तो नहीं कहलाएगी, आप कह सकते हो लाइक ये विलेजेस और स्मॉल टाउन्स की पॉपुलेशन होती है, जो 5,000 से लेके 9,999 तक होती है, उन्हें टियर 5 सिटी कहा जाता है। और लास्ट में जिन एरियाज़ की पॉपुलेशन 5,000 से कम होती है, वो टियर 6 कहलाते हैं। तो ये था पूरा एक क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा लोड कम रहेगा, बट धीरे धीरे जैसे ही स्लाइड्स आगे बढ़ेगी तो थोड़ा सा लोड ज़रूर देखने को मिलेगा। बात करते हैं सेकंड की, इसके बारे में बात करेंगे। NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन के बारे में, ये क्या होता है। एन इंडियन सिटीजन हु रेसाइड्स आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट। देखो NRI का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है, यानी ऐसा इंडियन सिटीज़न जो इंडिया के बाहर रहता है लेकिन उसके पास इंडियन पासपोर्ट होता है। अगर कोई इंडियन सिटीज़न जॉब, बिजनेस, स्टडी या किसी भी रीज़न से फॉरेन कंट्री गया है, कहाँ पर गया है, फॉरेन कंट्री, किसी भी रीज़न से फॉरेन कंट्री गया है, फॉरेन कंट्री में रह रहा है और उसने इंडियन सिटीज़न नहीं छोड़ी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, NRI। ठीक है, जॉब, बिजनेस के पर्पज़ से गया है बट उसने इंडियन सिटीज़न नहीं छोड़ी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, NRI बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रोहित इंडिया का सिटीज़न है, उसके पास इंडियन पासपोर्ट है लेकिन वो दुबई में जॉब करता है, तो रोहित एक NRI है। ठीक है, NRI की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान क्या होती है दोस्तों, इंडियन पासपोर्ट। अगर इंडियन पासपोर्ट है और व्यक्ति बाहर रहता है तो जनरली उसे NRI कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहता है NRI के बारे में। आगे बात करते हैं, बैंक अकाउंट्स फॉर NRIs के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। NRI अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। देखो NRO, यहाँ पर लिखा है ना NRO, तो NRO अकाउंट का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपया अकाउंट होता है। ये अकाउंट NRI के इंडिया में होने वाली इनकम को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या समझ सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो रेंट, सॉरी यहाँ पर पूरा है रेंट इनकम। ठीक है, और इसमें आता है पेंशन। ठीक है, और भी होता है, वो मैं ओरली बता देता हूँ आपको। रेंट इनकम, पेंशन, इंटरेस्ट इनकम, या इंडिया में कोई भी अर्निंग। ठीक है, तो NRO अकाउंट क्या होता है दोस्तों, इंडिया में होने वाली इनकम को रखने के लिए। अब बात करते हैं NRI अकाउंट के बारे में। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट क्या होता है,
तो ये तो उसका फुल फॉर्म था, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपीन अकाउंट, इसका फुल फॉर्म होता है। इस अकाउंट में एनआरआई अपनी फॉरेन कंट्री की इनकम को इंडिया में ट्रांसफ़र करके डिपॉजिट करता है। ये अकाउंट फॉरेन अर्निंग्स के लिए होता है, ठीक है। तो जो आपका एनआरई होता है वो किसके लिए होता है दोस्तों, वो बेसिकली होता है फॉरेन इनकम के लिए, ठीक है। फॉरेन इनकम को इंडिया में रखने के लिए, फॉरेन इनकम को इंडिया में रखने के लिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे बात करते हैं, लाइन 3 में हमें क्या दिख रहा है, FCNR बी अकाउंट फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। तो देखो क्या होता है, अकाउंट का फुल फॉर्म तो आपको पता हो गया। इस अकाउंट में पैसे जो इंडियन रुपी में कन्वर्ट नहीं किया जाते बल्कि फॉरेन करेंसी जैसे USD, ठीक है, यूरो और पाउंड और यू कैन से येन, YEN, ठीक है, इनमें ही डिपॉजिट रखा जाता है। तो याद रखना FCNR बी ये फॉरेन करेंसी में ही डिपॉजिट और ये रुपी में कन्वर्ट नहीं होता, इस बात को याद रखना। अब एक क्विक रिवीजन याद रखना दोस्तों, NRO किसके लिए होता है, इंडिया की इनकम लाइक रेंट, पेंशन, इंटरेस्ट। NRE किस लिए होता है, फॉरेन इनकम को इंडिया में डिपॉजिट करना। FCNR भी किसके लिए होता है, फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट, नो रुपी कन्वर्शन, ये चीज़ प्रॉपर तरीके से याद रखना। NRO ऑर्डिनरी इनकम है इंडिया की, NRE एक्सटर्नल इनकम है फॉरेन की, और FCNR क्या है, फॉरेन करेंसी अकाउंट है, ओके। तो ये था हमारा बैंक अकाउंट फॉर NRE। अब हम फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं, फोर्थ क्या बोल रहा है, ओके, इसको प्रॉपर तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर आ गया, सॉरी, NRO अकाउंट नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। अकाउंट विल बी इन इंडियन रुपीज एंड विद बैंक्स ऑथोराइज्ड बाय RBI। देखो NRO अकाउंट इंडिया रुपीज में ही मेंटेन किया जाता है, याद रखना, NRO अकाउंट इंडियन रुपीज में क्या किया जाता है दोस्तों, मेंटेन किया जाता है। और इसे सिर्फ RBI, क्या, सिर्फ RBI से ऑथोराइज बैंक में ही खोला जा सकता है, ठीक है। जो आपका NRO है वो रुपी अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं है, ठीक है, रुपी अकाउंट है। आगे बात करते हैं, कैन बी ओपन जॉइंटली विद रेसिडेंट इंडियन। देखो NRO अकाउंट के पॉइंट्स चल रहे हैं ना, तो NRO में बार बार बोलूँ तो कंफ्यूज मत होना। अब NRO अकाउंट को एक NRI और एक रेसिडेंट इंडियन मिलकर जॉइंट भी ओपन कर सकते हैं, लाइक दोनों के नाम से एक ही अकाउंट की, किसी को भी पैसे निकालना हो किसी के भी सिग्नेचर के थ्रू पैसे निकल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, इफ अ सिटीजन बिकम्स एन NRI हिज एक्सिस्टिंग अकाउंट बिकम्स एन NRO अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, अगर कोई इंडियन सिटीजन बाद में NRI बन जाता है तो उसका नॉर्मल सेविंग्स करेंट अकाउंट NRO अकाउंट में कन्वर्ट किया जाता है। एक बार और बताता हूँ, अगर कोई सिटीज़न अगर कोई इंडियन सिटीज़न, ठीक है, इंडियन सिटीज़न बाद में NRI बन जाता है तो उसका नॉर्मल सेविंग अकाउंट और यू कैन से करेंट अकाउंट NRO अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ओके। आगे बात करते हैं, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ SA CA RD FD। इसका क्या मतलब हुआ, NRO अकाउंट है ना, अभी बार बार बोल रहा हूँ, NRO पढ़ा रहा हूँ तो उसी का पार्ट है। NRO अकाउंट्स को अलग अलग फॉर्म्स में खोला जा सकता है। आपका ऐसे मीन्स क्या होता है दोस्तों, ऐसे मीन्स होता है आपका सेविंग अकाउंट, CA मतलब होता है आपका करेंट अकाउंट, RD आपका क्या होता है, रिक्योरिंग डिपॉजिट, RECURRING, रिक्योरिंग डिपॉजिट, ठीक है। लास्ट में आपका FD क्या होता है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, फिक्स्ड डिपॉजिट दोस्तों, ठीक है। तो आई गेस तो आपको समझ में आ गया होगा। NRO इज इक्वल्स टू SA प्लस CA प्लस RD प्लस FD, ठीक है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, गॉट इट। अब आगे बात करते हैं, इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड एज पर द रूल्स, ठीक है। तो देखो NR अकाउंट में जब इंटरेस्ट या इनकम मिलेगी उस पर इनकम टैक्स और TDS गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया जाएगा। तो NR अकाउंट क्या होता है, टैक्स पेबल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, लाइन 6 में क्या कह रहा है, देयर इज अ लिमिट ऑन द रेपिट्रेशन ऑफ फंड्स मैक्सिमम ऑफ $1 मिलियन पर ईयर। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, NRO अकाउंट से देखो NRO अकाउंट से इंडिया से फॉरेन कंट्री में पैसा भेजना
रिपार्टीशन की लिमिट है। एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम $1 मिलियन तक की अमाउंट बाहर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। कितनी, इसको ये इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट इसको लिख के रखना, कितना $1 मिलियन पर ईयर। अब $1 मिलियन पर ईयर इंडियन रुपीज़ में कितना होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आगे बात करते हैं। अब हम आगे 5th पे, जिसमें हम एनआरई अकाउंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट के बारे में बात करेंगे। अकाउंट विल बी इन इंडियन रुपीज़ एंड विद बैंक्स ऑथोराइज्ड बाय आरबीआई। तो देखो एनआरई अकाउंट, अब मैं बार बार एनआरई बोलूँगा तो कंफ्यूज मत होना। एनआरई अकाउंट्स के ये पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो एनआरई अकाउंट इंडियन रुपीज़ में मेंटेन किया जाता है और सिर्फ आरबीआई से ऑथोराइज बैंक्स में खोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कैन बी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सेम लगा तो मुझे लगा कि कुछ गलती कर दी। ओके, कैन बी ओपन एज अ जॉइंट अकाउंट विद अनदर एनआरआई। इसका क्या मतलब हुआ? एनआरआई अकाउंट सिर्फ एक और एनआरआई के साथ जॉइंटली ओपन कर सकता है। रेसिडेंट इंडियन के साथ नॉर्मली जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाता है, ये बात याद रखना। द अमाउंट टू बी डिपॉजिट इन दिस अकाउंट इज अर्न बाय फॉरेन लैंड ओनली। इसका क्या मतलब हुआ? इस अकाउंट में सिर्फ फॉरेन कंट्री में कमाया हुआ पैसा ही डिपॉजिट किया जाता है। इंडिया में अर्न की गई हुई इनकम इस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करी जाती। ठीक है, और आगे बात करते हैं। कैन इन बी द फॉर्म ऑफ SACA RD FD। अभी ऊपर वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था इसके फुल फॉर्म। द मिनिमम टेन्योर ऑफ टर्म डिपॉजिट विल बी 1 ईयर। मतलब अगर एनआरई में फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट खोलते हैं तो उसकी मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होगी दोस्तों? 1 ईयर की होगी, 1 साल की होगी। नो इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड इन इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ कि इनकम एनआरई अकाउंट्स पे मिलने वाले इंटरेस्ट पर इंडिया में इनकम टैक्स या टीडीएस नहीं लगता। फुल रिपर्टेबल टू फॉरेन कंट्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि एनआरआई अकाउंट के का पूरा पैसा और उसके इंटरेस्ट बिना किसी लिमिट के फॉरेन कंट्री में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इससे फुली रिपर्टेबल कहते हैं। ठीक है, तो फुली रिपर्टेबल मतलब नो लिमिट। रिपार्ट्रेबल, ओके, मे भी हो सकता है बोलने में थोड़ा गलत कर रहा हूँ, बट रिपार्ट्रेबल। ओके, आगे बात करते हैं। आगे हमें क्या देखने को मिलता है? ओके, अभी हम बात करेंगे FCNRB अकाउंट के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। बी स्टैंड्स फॉर बैंक अकाउंट। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ चलो स्टार्ट ही करते हैं। ओके, ओनली फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स कैन बी ओपन विद बैंक्स ऑथोराइज्ड बाय आरबीआई। देखो, FCNRB में फिक्स डिपॉजिट FD अकाउंट ही खोला जाता है। ये अकाउंट आरबीआई से ऑथोराइज बैंक्स में ही खोला जाता है, विच मीन्स आरबीआई। ठीक है, अब FCNRB मैं बार बार बोलूँगा, समझ जाना, इसी की बात हो रही है। मिनिमम टर्म 1 ईयर है और मैक्सिमम टर्म कितना है दोस्तों? 5 साल का है। मतलब इस अकाउंट की मिनिमम मैच्योरिटी 1 साल और मैक्सिमम मैच्योरिटी 5 साल होती है, बात रखना। कैन बी मेंटेन इन अप्रूवल फॉरेन करेंसीज। इस अकाउंट में पैसा इंडियन रुपये में नहीं बल्कि अप्रूव्ड फॉरेन करेंसी जैसे $, पाउंड, यूरो, जापानीज येन एक्सेट्रा में रखा जाता है। ठीक है, नो इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड इन इंडिया। इनकम टैक्स इंडिया में इसका नहीं लगता है। फुल रिपर्टेबल टू फॉरेन कंट्रीज, मतलब अकाउंट का पूरा पैसा और इंटरेस्ट बिना किसी लिमिट के फॉरेन कंट्री में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसलिए इसे फुल रिपर्टेबल अकाउंट कहा जाता है। फुल रिपर्टेबल का मतलब होता है नो लिमिट, अनलिमिटेड ट्रांसफ़र अब्रॉड। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब हम किस पे आ गए? अब हम LIBOR लेबर यू कैन से और DTAA के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले हम इसका पूरा कंप्लीट करेंगे। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहले हम इसको पूरा कंप्लीट तो पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे। ठीक है, पहले इसके तीनों टर्म्स पढ़ेंगे, फिर इसके 3 टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगर 1 2 से करूँगा तो डिफरेंस भी क्रिएट होगा, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। आगे बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ठीक है, लाइक ये एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिसके बेसिस पर दुनिया भर में बैंक एक दूसरे को लोन देता है।
अब ये पूरा टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, इट वॉज द प्राइमरी ग्लोबल बेंचमार्क बट हैज लार्जली बिन डिसकंटिन्यूड एंड रिप्लेस्ड बाय अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट ARRs like the secured overnight financing rate due to manipulation scandals and a lack of underlying transaction। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि पहले लिबर दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट था, लेकिन मैनिपुलेशन स्कैंडल्स के कम ट्रांजैक्शन की वजह से इसे बंद कर दिया गया और SOFR सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट जैसे नए बेंचमार्क्स में यूज़ किया जाता था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ओल्ड बेंचमार्क क्या था तो आप क्या बोलोगे? LIBOR विद फुल फॉर्म। और न्यू बेंचमार्क क्या है दोस्तों? SOFR। आगे बात करते हैं, बट इंस्टीट्यूशंस हैव नाउ ट्रांसिट to using alternative benchmarks for new contracts and exiting contracts have largely been updating with fallback provisions। इसका ये मतलब हुआ कि जो पुराने लोन या फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स लिबर से लिंक थे उन्हें अब नए बेंचमार्क रेट्स के अकॉर्डिंग अपडेट कर दिया गया है। LIBOR लिबर खत्म है, अब नए कॉन्ट्रैक्ट SOFR जैसे बेंचमार्क्स पर होते हैं। अब बात करेंगे DT डबल के बारे में। इसका फुल फॉर्म आपके सामने है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख के रख लेना दोस्तों। ये दो कंट्रीज के बीच की एग्रीमेंट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। It is an agreement between two countries to avoid taxation of the same income in both countries। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका ये मतलब है कि DTAA का पर्पस है कि एक इनकम पर दो अलग कंट्रीज में दोबारा टैक्स ना देना पड़े। अगर एक NRI ने दुबई में इनकम अर्न की और इंडिया में भी उस इनकम पर टैक्स लगने की पॉसिबिलिटी है तो DTAA डबल टैक्स से वो बचता है, ठीक है। DTAA का सिंपल टर्म सेम इनकम पर डबल टैक्स से, लाइक DTAA आपको सेम टैक्स पर सेम इनकम पर डबल टैक्स से बचाता है। आगे बात करते हैं। फॉर अवेलिंग ऑफ द DTAA बेनिफिट द NRI हैज टू सबमिट अ टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट TRC टू द बैंक एनुअली। DTAA के बेनिफिट के लिए, इसके बेनिफिट के लिए आपको हर साल, लाइक NRI को हर साल टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट TRC बैंक में सबमिट करना होता है। लिखा है ना एनुअली, इट मीन्स हर साल, ठीक है। तो ये था पूरा टर्म। अब इसमें क्विक रिवीजन करते हैं। LIBOR का फुल फॉर्म है SO और DTAA का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। न्यू बेंचमार्क क्या है? SOFR, ओके। और DTAA का पर्पस क्या है? सेम इनकम पर डबल टैक्स से बचाना। और DTAA का बेनिफिट क्या है दोस्तों? TRC, मतलब बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा? जब आपको TRC जमा करोगे हर साल में, ओके। तो ये चीज़ प्रॉपर समझ लेना और याद रख लेना। अब आगे बात करते हैं। अब हम किस में आ गए? SNRR अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। SNRR अकाउंट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बारे में हम बात करेंगे। देखो, SNR का फुल फॉर्म बता दिया है, ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECB जो ये होता है, ये इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। एनी पर्सन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया हैविंग अ बिजनेस कैन ओपन एन SNRR अकाउंट विद एन ऑथोराइज्ड डीलर टू पुट थ्रू बोनाफाइड ट्रांजैक्शंस इन द रुपी विच आर कन्फॉर्मिटी। इसका क्या मतलब हुआ? ये पूरा एक बार में आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा देता हूँ। देखो, ध्यान से सुनना, आपने पढ़ तो लिया ये, अब इसके बाद हम इसको प्रॉपर आपको समझा देते हैं। एक मिनट बस। देखो, अब इसको प्रॉपर तरीके से समझो। जो पर्सन इंडिया के बाहर रहता है और इंडिया में बिजनेस या बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन करता है तो वो ऑथोराइज्ड डीलर AD बैंक में SNRR अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है। याद रखना, SNRR क्या होगा? फॉरेन पर्सन प्लस इंडिया में बिजनेस ट्रांजैक्शंस। उसके बाद से इस अकाउंट में यूज़ इंडिया में जेन्युइन बोनाफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इंडियन रुपीस में करने के लिए होता है, ठीक है। जो बोनाफाइड है वो आपका जेन्युइन या लीगल ट्रांजैक्शंस होता है। आगे बात करते हैं। SNRR अकाउंट से होने वाले सभी ट्रांजैक्शन RBI और FEMA
FEMA फेमा के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसका क्विक रिवीजन समझो। SNRRR का फुल फॉर्म आपके सामने है। इंडिया के बाहर रहने वाले पर्सन बिजनेस के लिए ये होता है। इंडियन रुपीस में बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। ऑथोराइज डीलर बैंक में ओपन होता है और सिर्फ जेन्युइन बोनाफाइड ट्रांजैक्शंस होते हैं। साथ में किसको फॉलो करना होता है, RBI और फेमा, FEMA, RBI और फेमा, FEMA, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और अगर इसके बारे में फुल इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर देना, इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो फिर से बना दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। ओके, तो ये था SNRRR अकाउंट। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी, इसमें थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। अदर अकाउंट्स के बारे में हम इसको फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, अदर अकाउंट्स में पहला हमारा क्या आता है दोस्तों, पहला आता है हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट्स आता है। क्या आता है, नॉस्ट्रो अकाउंट्स, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम। यहाँ पर लिखा है एन अकाउंट हेल्ड बाय अ डोमेस्टिक बैंक इन अ फॉरेन बैंक करेंसी। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक हैज़ एन अकाउंट इन USD विद अ बैंक लाइक सिटी बैंक इन द न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, इसको मैं समझाता हूँ। नॉस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जो इंडिया बैंक की किसी फॉरेन बैंक में फॉरेन करेंसी में ओपन करता है। अगर HDFC बैंक न्यूयॉर्क या सिटी बैंक में USD अकाउंट खोलता है तो HDFC के लिए ये नॉस्ट्रो अकाउंट होगा, ठीक है। अब बात करेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, ये लिखा हुआ है, द सेम अकाउंट एज द नॉस्ट्रो अकाउंट बट फ्रॉम द फॉरेन बैंक परस्पेक्टिव। एग्जाम्पल, सिटी बैंक होल्ड HDFC बैंक अकाउंट इन USD न्यूयॉर्क फ्रॉम सिटी बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, विद दिस इज अ वॉस्ट्रो अकाउंट। देखो, ये वही अकाउंट होता है लेकिन फॉरेन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे वॉस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। और इस जो अकाउंट HDFC के लिए नॉस्ट्रो है वही सिटी बैंक के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट है। यू कैन से लाइक वाइस वर्सा टाइप, ऐसा रहेगा, ठीक है। एक ही अकाउंट है, HDFC के लिए नॉस्ट्रो, सिटी बैंक के लिए वॉस्ट्रो। अब बात करते हैं डीमेट अकाउंट के बारे में। इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। दिस अकाउंट्स आर यूज टू ट्रांजैक्ट शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदना, बेचना और होल्ड करने के लिए डीमेट अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे, हाँ, market regulator SEBI is increasing the maximum value for investments allowed in a basic service demat account from rupees 2 lakh to 10 lakh. This charge will affect on September 1st 2024, ओके। तो देखो, बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट लिमिट 2 लाख से बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, 10 लाख कर दी गई है, ठीक है। कब कर दी गई थी, दिस चेंज कब हुआ था, 1 सितंबर 2024 में। डोरमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। अ डोरमेंट अकाउंट इज अ बैंकिंग टर्म दैट रिफर्स टू एन अकाउंट ऑफ अ कस्टमर हु वाज विदाउट एन एक्टिविटी फॉर 2 years अदर देन पोस्टिंग इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी बैंक अकाउंट में 2 साल तक का कोई कस्टमर ट्रांजेक्शन नहीं होता तो उसे डोरमेंट अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। 2 साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डोरमेंट अकाउंट बोलेंगे। बात करेंगे एस्क्रो अकाउंट के बारे में। टेम्पररी पास ऑन अकाउंट हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 पार्टीज, ठीक है। तो देखो, एस्क्रो अकाउंट में बायर और सेलर के बीच ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने तक पैसा एक थर्ड पार्टी के पास टेम्पररी रखा जाता है, इस चीज़ को याद रखना। लास्ट बात करेंगे GILT अकाउंट के बारे में, लास्ट है ये। दिस अकाउंट्स आर मेंटेन बाय इन्वेस्टर्स विद द प्राइमरी डीलर्स फॉर होल्डिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजर बिल्स इन द डीमेट फॉर्म। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका GILT अकाउंट है उसका यूज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजर बिल्स, T बिल्स को डीमेट फॉर्म में रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो GILT का मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अकाउंट के लिए, ठीक है। और अब याद रखना, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, इंडियन बैंक या फॉरेन बैंक में। वॉस्ट्रो फॉरेन बैंक के व्यू से वही अकाउंट होता है। डीमेट क्या होता है दोस्तों, जो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, लाइक जो हमारे शेयर्स मार्केट की बात कर रहे हैं, शेयर्स खरीदना बाय करना, उनके लिए है। डोरमेंट अगर 2 साल
तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है वो तो डोरमेंट अकाउंट कहलाएगा। एस्क्रो अकाउंट जो आपका होता है वो थर्ड पार्टी टेम्पररी अकाउंट होता है। उसके बाद से जो GILT अकाउंट होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजर बिल्स के लिए होता है। ठीक है, और ये तब पूरा चैप्टर। तो इसी के साथ हमने आज चैप्टर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। एक मिनट। हाँ, और हमने इस चैप्टर में NRR अकाउंट एंड कोड्स यूज फॉर पेमेंट फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था। और हमने आज टीयर क्लासिफिकेशन, एक मिनट, आज हमने टीयर क्लासिफिकेशंस पढ़ा, फिर NRI, नॉन रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें हमने बढ़िया तरीके से कवर करी है। इसमें से कोई भी टर्म समझ में नहीं आता, कमेंट सेक्शन आपके लिए, उसमें आप बता दूँ कि क्या समझ में नहीं आया, उसका अलग एक वीडियो बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो बाकी अब कल हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पेमेंट टाइप्स, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे बिल्कुल एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। शिवम तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस।